सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम परमाणु संरचना पर चर्चा करेंगे। किसी भी तत्व का परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु वह परमाणु उस तत्व का निर्माण करता है। और अणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी तत्व का निर्माण करता है और स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो आज हम परमाणु संरचना पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी परमाणु में किसी भी तत्व के निर्माण में, मान लिया ये कोई तत्व है, इस तत्व के निर्माण में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे कणों से मिल करके पूरे तत्व का निर्माण होता है। अर्थात एक तरीके से ये किसी भी मकान की छोटी छोटी ईंटों की तरीके से हैं जो कि पूरे मकान का निर्माण करती हैं। अब हम इस तत्व के किसी एक परमाणु की संरचना पे आते हैं। इस संरचना में, जैसा कि इस चित्र में दिखा रहे हैं, कि ये परमाणु को थोड़ा विस्तारित रूप में देखा जाए तो परमाणु के भीतर एक केंद्रीय रूप में सबसे छोटा पार्ट होता है। इसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। ये परमाणु का नाभिक होता है और इस नाभिक के बाहर बहुत सारी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता होती है पाए जाने की। अर्थात इस नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरे न्यूट्रॉन। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी के हिसाब से तत्वों का प्रदर्शन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे नाइट्रोजन को N से प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ तत्व के नाम मात्र का प्रदर्शन है। लेकिन अगर हमें थोड़ा और विस्तार से देखा जाए तो इस नाइट्रोजन को आवर्त सारणी के हिसाब से 7N14 लिखा जाता है। हाइड्रोजन को 1H1 लिखा जाता है और ऑक्सीजन को 8O16 लिखा जा सकता है। या इसका प्रदर्शन ये भी कर सकते हैं, एक ही तरफ 8O16 लिख सकते हैं, 1H1 लिख सकते हैं और 7N14 लिख सकते हैं। अब इस प्रदर्शन में हम देखते हैं कि जैसे मान लिया ये 7N14 की बात चल रही है, तो 7N14 में जो ये ऊपर वाली संख्या है ये परमाणु भार को प्रदर्शित करती है, और ये नीचे जो संख्या है ये परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है। अब बात आती है कि ये परमाणु क्रमांक क्या है और ये परमाणु भार क्या है। तो परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु के केंद्र में रहने वाले प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अर्थात हम परमाणु क्रमांक को एक तरीके से नाभिक में
प्रोटॉनों की संख्या को भी कह सकते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और परमाणु भार। वैसे तो परमाणु भार किसी भी परमाणु के भार को प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन परमाणु भार को हम परमाणु भार में हम प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों का योग प्रदर्शित करते हैं। किसी भी परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और एक भाग बहुत ही कठोर होता है, इसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो प्रकार के कण पाए जाते हैं और शेष भाग एक खाली स्थान जैसा होता है और इन्हीं खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में पाए जाते हैं और इसके अलावा शेष परमाणु का भाग खोखला होता है। इन इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉनों पर धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, अर्थात इन पर ना तो कोई धनात्मक चार्ज ना तो कोई ऋणात्मक चार्ज होता है। किसी भी परमाणु में के नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के बाहर अर्थात कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इन प्रोटॉनों के ऊपर धनात्मक आवेश होता है जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है, जो कि धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये ऋणात्मक है। चूँकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश दोनों का समान होता है और किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका मतलब यह परमाणु उदासीन होता है। दोस्तों, परमाणु की संरचना में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु की संरचना में महत्वपूर्ण बिंदु है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, यह उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। क्योंकि किसी भी परमाणु में नाभिक एक सूक्ष्म स्थान होता है और उसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये कक्षा संख्या 1, कक्षा संख्या 2 और कक्षा संख्या 3, इसको हम यन से प्रदर्शित करते हैं। यन 1 भी हो सकता है, 2, 3, इसी प्रकार से यन का मान बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फार्मूला दिया था बोरबरी ने। बोरबरी का सिद्धांत था किसी भी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के रूप में पाए जाते हैं। ये कक्षाएं 1 कक्षा, 2 कक्षा या 3 कक्षा हो सकती हैं, अर्थात 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा या आगे भी कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की कुछ सीमित संख्या होती है। तो बोरबरी ने बताया कि प्रत्येक
कक्ष संख्या के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अर्थात उन्होंने बताया कि अधिकतम किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² रह सकते हैं, जहां n कक्षा संख्या है। अर्थात यदि हम पहली कक्षा की बात करें तो पहली कक्षा में अधिकतम 2n² अर्थात 2 1 का स्क्वायर 2 गुणे 1 अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी कक्षा में 2 × 2 का स्क्वायर, ये 2 गुणे 2 दूना 4 अर्थात दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में 2 गुणे 3 का स्क्वायर अर्थात 2 गुणे 9 अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं।